हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं रेलवे ग्रुप डी के जो प्रैक्टिस सेट करा रहा था उस क्रम में लाभ और हानि यानी कि लॉस एंड प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दिया था और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो परसेंटेज के चैप्टर कराए हैं उनका भी लिंक दिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने उन सभी चैप्टरों को भी देखा होगा और प्रैक्टिस सेट भी किया होगा। ठीक इसी तरह आज जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि का जो प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो है प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी मैंने चैप्टर करा रखे हैं उन सब का लिंक भी दे दूंगा, जिससे आप उन चैप्टरों को जाकर एक बार देख लें। उसमें सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट मेथड पर आधारित प्रश्न मैंने करा रखे हैं। हाँ, प्रैक्टिस सेट में भी अति महत्वपूर्ण सवाल मैंने शामिल किए हैं 10 से 15, इनको देखें। प्लस डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो लिंक दिए हैं उनको भी जाकर जरूर देखें। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेट का पहला सवाल। ठीक, पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर, ठीक है, क्या है कि एक पेन, कोई पेन है जिसकी कीमत कितनी है 144 रुपए में बेचने पर। 144 रुपए में बेचने का मतलब यह है कि विक्रय मूल्य जो है हमको 144 रुपए दिया है। बेचने पर क्रय मूल्य पर 1/7, क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, यानी कि जितना क्रय मूल्य है उसका 1/7 हानि होती है। ठीक है, यदि पेन 189 रुपए में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत हमको पूछा है। ठीक है, तो देखिए, जब भी अब क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, अगर इसी को हम प्रतिशत में दे देते, जैसे क्या देते कि 144 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य का जो है मान लो 80% हानि होती है या 20% हानि होती है, तो मान के चलो मैं ये कहता हूँ कि 20% हानि है। इस 1/7 की जगह मैं 20% कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए क्या कर देता हूँ 20%, कि 144 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। तो ये विक्रय मूल्य रखा, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, ये भी विक्रय मूल्य दे रखा है, और लेकिन हमको ये 20% मान के चल रहा हूँ, ये भी समझाने के लिए कहा है। ये 20% सवाल से संबंधित नहीं है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इसको परसेंट में दिया होता तब हम क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। तो देखिए, विक्रय मूल्य हमारा कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 144 रुपये, और कितने इतने रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। अगर मैं यहाँ पर हानि जो है प्रतिशत में अगर देते 20%, तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य कैसे निकालते विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि, जो प्रतिशत में हानि दे रखी है, यही तो करते। लेकिन अब हमें हानि प्रतिशत में ना देकर भिन्न में दे दी, 1/7 भिन्न में दे दी। ठीक है, तो जब भिन्न में हानि देंगे तब किस तरीके से फार्मूले में रखेंगे ये बताऊंगा। ठीक, तो जब भिन्न में हानि देंगे तब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमको भिन्न में हानि दे रखी है कितनी 1/7, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल वही करेंगे जो यहाँ पे किया है। जब प्रतिशत में पूरा भाग कितने प्रतिशत के बराबर होता है, प्रतिशत में पूरी चीज 100% होती है और भिन्न में पूरी चीज 1 होती है, भिन्न में पूरी चीज 1 होती है। तो यहाँ पर हमने 144 लिखेंगे, जब प्रतिशत था तो हमने पूरा प्रतिशत लिखा 100%, लेकिन यहाँ भिन्न में हमको हानि दे रखी है तो हम यहाँ पर 100 की जगह भिन्न में जब पूरा जिसको निरूपित की पूरी चीज को किससे निरूपित करते हैं 1 से, तो यहाँ पर 144 गुणा 1/, अब यहाँ पर 100 माइनस 20, जब प्रतिशत में दिया होता है तो 100% में से जितनी हानि होती है उतनी घटाते हैं, लेकिन हमको भिन्न में जब दे रखी हानि तो पूरी चीज किसके बराबर होती है 1 के बराबर, तो 1 में से जो है 1/7 घटाएंगे। ठीक,
बस इतना, इस अंतर को मुझे बताना था कि जब प्रतिशत में देंगे तो 100/100 -20, अगर इसी हानि को भिन्न में देंगे तो 1/1 माइनस 1/7 कर देंगे। ठीक, तो ये प्रतिशत में मिटा देता हूँ क्योंकि हमको प्रतिशत में नहीं दे रखी है, 1/7 में भिन्न में दे रखी है। ठीक, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर यही करेंगे, 144 गुणा, हमें हानि 1/7 दिए तो 144 गुणा 1/1 माइनस 1/7, तो ये बराबर हो जाएगी, इधर लिख लेता हूँ मैं, तो 144 गुणा 7 में से गया 6/7, यानी कि 1/6/7 हो जाएगा। तो बराबर 144 गुणा, ये पलट के ऊपर पहुंच जाएंगे, 7 ऊपर पहुंच जाएंगे, 6 नीचे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, कट गया, 7 चौक 28 की 8, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 की 8, 7 दूनी 14 2 16, 168 रुपये। यानी कि क्रय मूल्य कितना था पेन का, 168 रुपये था। अब ये कह रहा है कि अगर 189 रुपये में बेचते तब हमें लाभ बताइए। तो जब 189 रुपये में बेचेंगे तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी कि 189 में से एक क्रय मूल्य 168 रुपये आया था, इसको माइनस कर लेंगे। तो 9 में से 8 गया 1, 18 में 16 गया 2, 21 रुपये लाभ होगा। लेकिन प्रतिशत लाभ कितना होगा, प्रतिशत लाभ होगा, लाभ यानी 21 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हमारा 168 और गुणा 100, कितनी बार से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 21 के 21, 21 अट्ठे 168, 4 दूनी 8, 4 25 100, तो बराबर 25/2 प्रतिशत। अब 25 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 का आधा कितना हो जाएगा 12.5, यानी कि 12.5% लाभ होगा। यही आंसर हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 12.5 से कट जाएगा। ठीक, तो हमारा बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है कि सीता 7 रुपये में 8 पेन खरीदती है। ठीक है, सीता 7 रुपये में 8 पेन खरीदती है और 5 रुपये में 6 पेन की दर से बेच देती है। यानी कि 7 रुपये में 8 पेन की दर से वो खरीदती है और 5 रुपये के 6 पेन की दर से बेच देती है। तो उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, यही निकालना है कि उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से अप्लाई करनी है पहले ये देख लेते हैं। ठीक, देखिए बिल्कुल 7 रुपये में कितने, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, रुपए से करेंगे। कैसे लिखेंगे कि 7 रुपये के 8 पेन 7 रुपये के 8 पेन खरीदे, 7 रुपये के कितने पेन खरीदे 8, फिर बेचे कितने के 5 रुपये के 6 पेन। फिर हम यहाँ पर इसी के बराबर में लिखेंगे 5 रुपये के 6 पेन बेचे, यानी कि बिल्कुल लाइन से लिख देंगे 7 रुपये के 8 पेन खरीदे और 5 रुपये के 6 पेन बेचे। बस बिल्कुल लाइन से संख्या लिख देंगे, 7 रुपये के 8 पेन खरीदे, 5 रुपये के 6 पेन बेचे। अब क्या करेंगे, जो बीच की संख्या होगी इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो बीच की संख्या गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 और माइनस फिर किनारे वाले, यानी कि बीच की संख्याओं के गुणा करके लिखेंगे, फिर माइनस फिर किनारे वाली संख्याओं की गुणा करके लिखेंगे, 7 6 42 बटे, फिर बटे में भी किनारे वाली संख्याओं की गुणा ही रख देंगे, 7 6 42 और गुणा 100। बस इतना सा काम जो है करना है। ठीक, अब इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए यहाँ 42 माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का 2 बटे 42 गुणा 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 21 आ गया, यानी कि 100 एकम 100, यानी कि माइनस के 100 बटे 21। देखिए 2 से कटेगा, 2 एकम 2
और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21। तो 1/21 गुणा 100, 100 एकम 100 माइनस के 100/21%। माइनस अगर आता है तो हमें यह बताता है कि हानि हुई है, इसलिए 100/21% हानि, यही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा? 100/21% लाभ है, तो ये तो गलत है, ये वाला आंसर बी वाला सही होगा। ठीक, अगर प्लस का चिन्ह आएगा तो लाभ होगा और माइनस का चिन्ह आएगा तो हानि होगी। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल भी बिल्कुल दूसरे सवाल की तरह ही है। ठीक है, देखिए, एक विक्रेता ने 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में खरीदी, यानी कि 1 दर्जन का मतलब 12 पेंसिल है। 1 दर्जन का मतलब 12 पेंसिल है। 12 पेंसिलें 25 रुपए में खरीदी, फिर 5 पेंसिलों को 12 रुपए की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमसे पूछा है। यानी कि 25 रुपए की 12 पेंसिलों की दर से खरीदा और 12 रुपए की 5 पेंसिलों की दर से बेच दिया। तो बिल्कुल वही सवाल नंबर 2 की तरह ही है, बस इन्होंने यहाँ पर 1 दर्जन दे दिया। तो हमें पता है कि 1 दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, तो यहाँ 12 पेंसिलें 25 रुपए में खरीदी गई और 5 पेंसिलों को 12 रुपए की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है। तो सिंपल है, वही शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। क्या, देखिए, अब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे कि पहले यहाँ पर पेंसिल दे दी तो हम पेंसिल लिखेंगे, यहाँ 12 लिखेंगे, फिर ये 12 25 की 12 पेंसिलें 25 रुपये में खरीदी तो 5 पेंसिल 12, ऐसा नहीं करेंगे। हमेशा रुपए से शुरू करेंगे। रुपए से का मतलब यहाँ पर कितने रुपए में खरीदी गई? 25 रुपए की 12 पेंसिल, तो यहाँ लिखेंगे 25 रुपए की 12 पेंसिलें। 25 रुपए की 12 पेंसिलें खरीदी और 12 रुपए की 5 की दर से बेची, फिर हम 12 लिखेंगे, 12 रुपए की 5 की दर से बेच दी। 25 रुपए की 12 खरीदी, 12 रुपए की 5 बेची। बस इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, इस ऐसे लिख लेंगे, फिर बीच वाली संख्याओं की गुणा करेंगे और किनारे वाली संख्याओं की गुणा करेंगे। यहाँ गुणा हो जाएगी, बीच वाली संख्याओं की गुणा करके क्या लिख, 12 144 माइनस बीच वाली संख्याओं की गुणा माइनस किनारे वाली संख्याओं की गुणा 125, 25 पंजे 125 बटे फिर किनारे वाली संख्याओं की गुणाई 25 पंजे 125 गुणा 100। अब यहाँ पर रख देंगे, 144 में से 125 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास? 14 में से 5 गए 9, यहाँ 1 बचेगा बटे 125, यहाँ का काट देंगे इसको, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, तो ये आ जाएगा हमारा कितना? ये 5 नीचे 5 हो गया और गुणा 4, 19 चौक 76 बटे 5, 5 एकम 5, 2 बचे 26 हो गए, 25 1 बचा, 5 लगा 0, 5 दूनी 10, ये हमारा आ गया 15.2%। अब चूंकि यहाँ पर माइनस नहीं आ रहा है तो यहाँ लाभ होगा, यानी 15.2% लाभ होगा, यही आंसर हो जाएगा। इससे पहले वाले सवाल में माइनस आ रहा था घटा के, इसलिए वहाँ हानि हो रही थी, यहाँ प्लस आ रहा है तो लाभ होगा। तो कौन सा वाला सही है? 15.2% लाभ, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं चौथे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 480 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदता है, यानी कितने रुपये में? 480 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदता है। ठीक है, अब हम लोगों को ये नहीं दिया है कि वो 2 घड़ियाँ जो खरीदी हैं वो इकट्ठा रेट तो हमको बता दिया, 480 रुपये में उसने 2 घड़ियाँ खरीदी, ये नहीं बताया कितने कितने की खरीदी। ठीक, अब आगे क्या है कि वह एक घड़ी को 15% हानि को, यानी कि एक घड़ी को 15% हानि पर बेचता है और दूसरी घड़ी को 19% लाभ पर बेचता है। ठीक, यदि दोनों स्थिति में विक्रय मूल्य समान है, यानी कि दोनों स्थितियों में जो घड़ी बेची गई है उनके जो विक्रय मूल्य है, बेचे हुए जो मूल्य हैं वो बराबर हैं आपस में। ठीक, तो दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य हमसे पूछे हैं कि कितने, कि दोनों घड़ियां कितने कितने रुपए की रही होंगी। ठीक, तो इसके लिए जो है बिल्कुल शॉर्ट फार्मूला है, शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं इसे, शॉर्ट फार्मूला भी कह सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर विक्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य समान हो, यदि विक्रय मूल्य समान हो
तो दोनों वस्तुओं के, तो ये मान लो फर्स्ट वस्तु है और ये सेकंड वस्तु है, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य समान हो, यानी कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य अगर समान है, तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य अनुपात है, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों में अनुपात बराबर, फर्स्ट वस्तु हो गई, ये सेकंड वस्तु, पहली वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। कैसे निकालेंगे कि देखिए, पहली वस्तु का जो है किस उस पर बेच रहे हैं 15% हानि पर, तो ये तो हमारी पहली वाली वस्तु है और ये दूसरी वाली वस्तु है। तो जब इनका क्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे, तो जो पहली वस्तु के नीचे रखेंगे दूसरी वाली वस्तु जिस रेट में बेची गई है, तो दूसरी वाली किस रेट में बेची गई है, 19% लाभ में, तो पहली के नीचे हम रखेंगे 100, चूंकि लाभ में बेची गई है तो 100 + 19, फिर अनुपात, और सेकंड वाली वस्तु के नीचे रखेंगे पहली वाली वस्तु जिस रेट में बेची गई है, पहली वाली किस रेट में बेची गई है, 15% हानि में, तो यहाँ पर रख देंगे 100 - 15। तो इस तरीके से अगर विक्रय मूल्य समान है तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य में अनुपात निकाल लेंगे। पहली वस्तु का क्रय मूल्य को अनुपात दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य का अनुपात होगा वो दूसरी वस्तु जिस रेट में बेची जाएगी उस रेट को 100 में जोड़ के रखेंगे या घटा के, अगर हानि पे बेची जाएगी तो माइनस करके रखेंगे, लाभ पर बेची जाएगी तो प्लस में, और दूसरी वस्तु के नीचे जो है पहली वाली वस्तु जिस रेट में बेची जाएगी उस रेट को यहाँ 100 में जोड़ के या घटा के रखेंगे, ठीक। अब ये दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का अनुपात आ गया, ये हो गया हमारा 119 से 119, अनुपात ये हो गया 100 में से 15 गए 85, ठीक। अब चूंकि कुल क्रय मूल्य हमको कितना दे रखा है, 480, चूंकि कुल क्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 480 रुपये, इसलिए पहली वस्तु का मूल्य लिख, पहली का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, हमको पहली के क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 119 बटे अनुपाती योग, ऐसे तो निकालते हैं, अनुपाती यानी कि पहली का अनुपात बटे अनुपाती योग गुणा कुल क्रय मूल्य, तो 119 नीचे क्या लिखेंगे, अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 119 और 85 कितना हो जाएंगे, 9 × 5 = 14 की 4, 11 × 8 = 19 और 1 = 20, 204 गुणा, यहाँ पर क्या रखेंगे, टोटल क्रय मूल्य, टोटल कितना है 480, ठीक। अभी कट जाएगा, कितने से काटेंगे इसे, देखिए 3 × 6 = 18, 2 बचे, 3 × 8 = 24, ये 3 16 से कट गया, ठीक। अब ये 8, 2 × 8 = 16 की 6, 2 × 6 = 12, ये कट जाएगा कितने से, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, ये 2 80 से कट गया, 34, 17 दूनी 34 और 17 7 119 और 2 40 से ये कट गया, ठीक। तो 40 7 कितना हो गया, 40 गुणा 7 बचा, 7 चौक 28, यानी 280 रुपये आ गया आंसर। यानी पहली घड़ी का जो क्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया, 280 रुपये। अब टोटल क्रय मूल्य हमारे पास 480 है, तो दूसरी का निकाल लेंगे, इसलिए सेकंड घड़ी का क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य कितना, 480, 480 में से पहली वाली का घटा देंगे 280, तो बराबर कितना आ गया, 200 रुपये आ गया, यही आंसर हो जाएगा। तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना आ गया, 280 रुपये, और दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य कितना आ गया, 200 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 280 पहली का और दूसरी वाली का 200, तो ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं 5वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं सवाल नंबर 6। छठा सवाल क्या है कि 15 संतरों का क्रय मूल्य दे रखा है हमको, कितने के बराबर, 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है। यानी कि 15 संतरों का क्रय मूल्य
20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी होगी वो हमें निकालना होगा। ठीक, तो ये सवाल बिल्कुल शॉर्ट फार्मूला सभी को पता होगा, तो मैं भी उसी फार्मूले से कराऊंगा। आप लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, लेकिन थोड़ा उसको समझना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर क्या समझना ज़रूरी है कि अगर फार्मूले को लगाना अच्छी तरह से आता है तब गलती नहीं होगी। हम क्या करेंगे कि जो क्रयमूल वाली संख्या होगी, क्रयमूल वाले जो संतरे होंगे उनको हम ए ले लेंगे और विक्रय मूल वाले जो संतरे होंगे उनको हम बी ले लेंगे। ठीक, वो इसलिए भी लेंगे क्योंकि बी फॉर विक्रय मूल हमको याद रहे। ठीक, सूत्र क्या है इसका? सूत्र होता है a माइनस बी बटे बी गुणा 100। ये इसका जो है फार्मूला हो जाएगा। ठीक, एक बात और याद रखनी है कि अगर एक ही जो क्रयमूल वाली वस्तुओं की संख्या, यानी कि अगर एक ही वैल्यू बड़ी है बी से, एक ही वैल्यू जो है वो बड़ी है बी से, तब हमारा क्या होगा? लाभ होगा। और एक ही वैल्यू अगर छोटी है बी से तब वहाँ पर हानि होगी। इस बात को याद रखेंगे। ठीक, अब जैसे यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर ए की वैल्यू 15 है और बी की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो कौन सी बड़ी है? ए की वैल्यू छोटी है बी से, इसलिए यहाँ पर हानि ही होगी। तो इस फार्मूले में रख देंगे ए माइनस बी बटे बी। ये हमको हमेशा याद रखना है कि एक क्रय मूल वाली वस्तुओं की संख्या हमेशा ए मानेंगे और विक्रय मूल वाली वस्तुओं की संख्या बी मानेंगे। तब ये फार्मूला हमको चेंज करना नहीं पड़ेगा, सीधे रटाया हुआ ए माइनस बी बटे बी। अगर ए की वैल्यू बड़ी है तो लाभ हो रहा है और बी की वैल्यू बड़ी है तो हानि होगी। ठीक, तो सीधे इसमें रख देंगे ए की जगह 15 माइनस बी की जगह 20 बटे फिर 20 गुणा 100। 15 में से अब 20 में से 15 गए तो कितने बचेंगे? माइनस के 5 गुणा 20 पंजे 100, ये कट जाएगा। 5 पचम 25 माइनस के 25%। माइनस का मतलब क्या होगा? हानि, यानी कि 25% जो है हानि हो रही है, 25% हानि होगी। ठीक, यानी कि 15 संतरों का जो क्रय मूल्य है 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो वहाँ क्या होगा? 25% हानि होगी। कौन सा वाला सही है? बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों फार्मूले याद रखें, दोनों कंडीशन याद रखेंगे, पहली और दूसरी। अब चलते हैं छठे सवाल पर। तो पहले दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 6। ठीक, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है कि 30% छूट देने के बाद 2990 रुपये में, छूट कितनी दी है? 30% छूट देने के बाद 2990 रुपये में कोई वस्तु बेची गई। अब कोई वस्तु जब बेची गई है तो ये विक्रय मूल्य हो गया हमारा। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। कितना रुपए? 2990 रुपये में कोई वस्तु बेची गई। कितनी छूट पर? 30% छूट पर। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब जो छपा हुआ मूल्य है, अंकित मूल्य 4600 रुपये था, और जो छूट दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, ना कि क्रय मूल्य पर। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। तो अंकित मूल्य हमारे कितना है? अंकित मूल्य है बराबर 4600 रुपये, और इस पर छूट कितनी दी? छूट दी बराबर 30%। जब 30% छूट दी तब कितने में बेची वस्तु? 2990, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य 2990 रुपये में बेची, यानी कि अंकित 4600 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 30% की छूट दी और उसको बेचा कितने में? 2990 रुपये में बेच दिया। तो हमें पी का मान हमसे पूछा है, यानी कि हमसे ये पूछा है ये छूट कितनी दी। तो जब भी अंकित मूल्य हमको दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो और हमसे छूट पूछ लेंगे तो सीधे हम फार्मूला लगाएंगे।
चूंकि छूट बराबर होगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य गुणा 100। इस फार्मूले का उपयोग सीधे सीधे करके निकाल लेंगे। अब छूट हमको कितनी दे रखी है, P, तो यहाँ P का मान निकाल लेंगे। छूट की जगह यहाँ P रखेंगे। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 4600 माइनस विक्रय मूल्य 2990 बटे फिर अंकित मूल्य 4600 गुणा 100। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 4600 में से 2990 घटा देंगे, 0 को 0 हो गया हमारा, और 10 में से 9 हो गया 1, यहाँ बचे कितने 45, 45 में से 29 घटा दो, यहाँ 5 बचे, 15 में से 9 हो गया, फिर यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ 3 में से 2 गया 1, 1610 बचे घटा के बचे। अब देखिए 2 0 से 2 0 100 कट जाएगा, तो 1610 बटे 46 आ गया। ठीक, अब ये काट देंगे, कितने से कट जाएगा, 2 से काट दें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 8 16 और 0 लगा के 2 पंजे 10। अब ये 23 से कट जाएगा, 23 से काट देते हैं, कितना आ गया 805 बटे 23, 23 तिया 69, 70, कितने बचेंगे 11 बचे, 115 हो गए, 5 तिया 15 की 5 दे गए, 5 बार और चला जाएगा, यानी कि 23 का भाग 805 में 35 बार चला गया, तो ये कट गया, तो बराबर हमारा आ जाएगा 35% हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी छूट आ गई हमारी, 35% छूट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन होगा, सी वाला ऑप्शन जो है हो जाएगा। ठीक, तो जब भी हमें अंकित मूल्य दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो और छूट पूछेंगे, तो डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य गुणा 100। इसकी सहायता से हम छूट निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं 7वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं सवाल नंबर 7। ठीक, 7वां सवाल क्या है कि एक कार जो है 16,000 रुपये में खरीदी गई। कितने में खरीदी गई, 16,000 रुपये में एक कार खरीदी गई। इसका मूल्य प्रति वर्ष का मतलब प्रत्येक वर्ष, हर साल जो है 10% की दर से घट रहा है, यानी कि हर साल जो है इस कार का मूल्य 10% कम हो जाता है। तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, ये पूछा है। तो बिल्कुल सिंपल है, शॉर्ट मेथड से करेंगे, बिल्कुल ट्रिक से करेंगे। कैसे, देखिए 16,000 रुपये की कार है, कितने की है 16,000 रुपये की कार है, तो इसमें मल्टीप्लाई पहले 2 वर्ष दे रखा है और प्रत्येक वर्ष 10% कम हो रहा है, तो जब 10% कम हो रहा है तो पहले वर्ष कितना हो जाएगा 90 बटे 100। 100 में से 10 घटाएंगे, 100 में से 10 घटा के 90 हो गया बटे 100। फिर दूसरे, ये पहले वर्ष हो गया, यानी कि 16,000 लिखेंगे गुणा पहले वर्ष में 100 में से 10 घटा के 90 बटे 100 लिखेंगे। फिर दूसरे साल के लिए भी 100 में प्रत्येक वर्ष 10% ही कम हो रहा है, तो दूसरे वर्ष भी 100 में से 10 घटा के 90 बटे 100 कर देंगे। हम इसको काट लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो कट गए। अब इसकी गुणा कर लेंगे 16 9 और 90 की, तो 16 गुणा 9 गुणा 90, तो 16 नहीं 144 गुणा 90 आ गया। अब 0 का 0 आ गया, 9 चौक 36 की 6, 9 चौक 36 और 3 39 की 9, 9 कम 9 3 12, यानी कि 12,960 रुपये आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 साल बाद जो कार की कीमत है वो 16,000 से घट के 12,960 हो जाएगी। ठीक, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब चलते हैं 8वें सवाल पर। 8वां सवाल क्या कह रहा है कि एक दुकानदार शनिवार में 60% छूट पर कपड़े बेचता है। यानी कोई दुकानदार है जो शनिवार में 60% की छूट पर कपड़े बेचता है, और रविवार को जो भी छूट शनिवार को करता है, रविवार को उसी छूट पर किए गए जो मूल्य है, यानी कि उसी छूट पर 10% अतिरिक्त छूट और देता है। यानी कि जो शनिवार को जो छूट देता है, छूट देने के बाद जो शनिवार को मूल्य होता है वस्तु का,
उसी मूल्य पर, छूट दिए हुए मूल्य पर रविवार को 10% की और छूट दे देता है, अतिरिक्त छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति रविवार को एक कमीज 36 रुपये में खरीदता है, अब कोई व्यक्ति रविवार को, संडे को 36 रुपये में कोई कमीज खरीदता है, तो मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए उसे कितने रुपए अधिक देने होंगे। ठीक, यानी कि इतवार और शनिवार को छोड़कर किसी अन्य दिन उसी कमीज को खरीदने के लिए उसे कितने रुपए ज़्यादा देने होंगे इतवार की अपेक्षा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लेंगे जो कमीज की ओरिजिनल कीमत है, जो रियल रेट है, वो कितना है, x रुपये है। माना कमीज की कीमत बराबर x रुपये, यानी कि बिना छूट के, शनिवार और इतवार को छोड़कर बिना छूट के उस कमीज की कीमत कितनी है, x रुपये मान लिया हमने। ठीक, अब ये इतवार को जब खरीदता है तो इसमें शनिवार की भी छूट जोड़ेंगे और इतवार की भी जोड़ेंगे। ठीक, इसलिए इतवार को इस कमीज का मूल्य कितना होगा, ये तो इसकी ओरिजिनल कीमत है x गुणा, अब इसमें छूट कितनी है, शनिवार पे कितनी छूट है, 60%, तो 100 में से 60 घटाएंगे, 100 में से 60 घटा के बटे 100 कर देंगे। ये 60% छूट हो गई पहले, कब की, ये शनिवार की छूट है, लेकिन उसने ये शनिवार वाली छूट इसमें इंक्लूड हो गई। अब इसके बाद उसने कमीज रविवार को खरीदी, तो जो ये छूट, शनिवार की जो छूट होकर जो मूल्य था, इस पर अतिरिक्त छूट 10% और हो गई, तो यहाँ पर 100 में से 10% और घटा लो, तो 100 माइनस 10 बटे 100, यानी कि ये रविवार को ये छूट और इंक्लूड हो गई। तो टोटल छूट के बाद जो है कमीज हम जो है उसको प्राप्त हुई। ठीक, तो इतवार को इस कमीज का मूल्य कितना बैठा था, कितने में खरीदी थी, 36 रुपये में, तो इसकी मूल्य यहाँ 36 लिख देंगे, बराबर x गुणा 100 में से 60 गए 40 बटे 100 गुणा 100 में से 10 गया 90 बटे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो से 100 कट गया पूरा, और कितना हो जाएगा, देखो यहाँ कर देते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 36 बराबर 4 × 36x बटे 100, 36x बटे 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 36 गुणा 100 बटे 36, 36 कम 36 से कट गया, 100 कम 100 रुपये। यानी कि मंगलवार को अगर वो कमीज खरीदता है तो उसे वो कमीज 100 रुपये की प्राप्त होगी, जो उसने इतवार को 36 रुपये में खरीदी थी। तो उसने कितने रुपए ज़्यादा दे दिए, तो मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए उसे कितने रुपए अधिक देने पड़ेंगे। देखिए, मंगलवार को देने पड़ रहे हैं उसे 100 रुपये, और इतवार में उसने कितने में खरीदी, 36 रुपये में, तो कितने रुपए ज़्यादा दिए, 100 माइनस 36 बराबर 64 रुपये ज़्यादा दिए, 64 रुपये अधिक दिए, अधिक देने पड़ेंगे। ठीक है, कितने रुपये अधिक देने पड़ेंगे, 64 रुपये अधिक देने होंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हमारा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 9वें सवाल पर। तो पहले दोस्तों अब देखते हैं 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या कह रहा है कि एक कार डीलर, यानी कि एक कार डीलर ने 30% छूट पर एक कार खरीदी। यानी कि एक कार डीलर, कोई कार डीलर था जिसने 30% छूट पर एक कार खरीदी थी। ठीक है, उसने कीमत पर 40% लाभ मार्जिन जोड़ा, यानी कि जितने की उसने खरीदी थी उतने में उसने 40% लाभ जोड़ दिया उसने, और जोड़कर यानी कि 40% उसकी कीमत बढ़ा के उसे बढ़ा दी। ठीक है, और फिर उसमें से 25% छूट दे दी और कार को बेच दिया। यानी कि जितने में उसने कार को खरीदा 40% उसका लाभ मार्जिन बढ़ाकर और
40% छूट का दिखावा करते हुए उसे बेच दिया, तो कुल उसे लाभ प्रतिशत हुआ या हानि प्रतिशत हुई, यह निकालना है। ठीक, तो देखिए इस टाइप के सवाल में क्या है कि कार को डीलर ने जिस छूट पर खरीदा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहली चीज़ यह है कि हमने देखा कि उसने कार को जिस भी रेट में खरीदा उस रेट को उसने 40% बढ़ाया, यानी कार के रेट में कार की कीमत में क्या किया उसने कि सबसे पहले 40% की वृद्धि कर दी। ठीक है, अपना लाभ जोड़ दिया इसमें कार में जिस कीमत में उसने खरीदा था। उसके बाद 25% की छूट कर दी, 25% की छूट करके उसको बेच दिया, यानी कि जिस कीमत पर उसने कार को खरीदा पहले उसमें 40% की वृद्धि कर दी और बाद में 25% की छूट का मतलब बाद में 25% की कमी कर दी। तो जो कार में जब 40% की वृद्धि की और बाद में 25% की छूट पर बेचा, यानी कि कमी करके बेचा, तो उसमें लाभ हो प्रतिशत निकालना है और या हानि प्रतिशत। तो देखिए मैंने इससे पहले वाले सवाल कराया था कि जब भी किसी वस्तु की कीमत में या किसी वस्तु के मान में पहले x% की वृद्धि कर दे और बाद में फिर y% की कमी कर दे, y% की कमी कर दे, और अगर वृद्धि वाला मान ज़्यादा है तो हमेशा जो है लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? अगर पहले x% की वृद्धि हो और बाद में y% की कमी कर दें यानी कि छूट दे दें तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तो x की वैल्यू कितनी यहाँ पर हो जाएगी? यहाँ पे x की वैल्यू हम यहाँ 40 रख लेंगे और y की वैल्यू 25। तो ये हो जाएगा हमारा 40 माइनस 25 माइनस 40 गुणा 25 बटे 100। तो कितनी बार कट जाएगा? 25 चौक 100, 4 धाम 40 हो गया। तो बराबर 25 माइनस के 10 और माइनस के 25, तो 40 माइनस 35 हो गया। 40 में से 35 घटाएंगे 5% लाभ, यानी कि 5% हमको लाभ हो जाएगा, यानी कि डीलर को कितना लाभ हुआ? 5% का लाभ हुआ। अब चलते हैं 10वें सवाल पर। तो पहले दोस्तों अब देखते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या कह रहा है कि 5 सेब तथा 9 संतरों का मूल्य हमको दे रखा है, यानी कि 2 वस्तुएं दे रखी हैं, एक सेब और एक संतरा। ठीक है, तो हमको 5 सेब और 9 संतरे, इनका मूल्य कितना दे रखा है? 57 रुपये दे रखा है। और 9 सेब और 5 संतरों का मूल्य कितना दे रखा है? 69 रुपये दे रखा है। तो 3 सेब और 2 संतरों का मूल्य हमसे पूछा है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल को शॉर्टकट करने का तरीका बिल्कुल आसान है जो मैं बताऊंगा, उसी तरीके से फॉलो करके शॉर्ट विधि से आसानी से कर सकते हैं, कोई समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, कैसे? देखिए सबसे पहले हम हर चीज़ लिख लेंगे। सेब लिख लिया, उसके बाद 2 चीज़ें हैं, सेब संतरा और कुल कीमत। अब इनके नीचे इनकी संख्याएं लिख लेंगे। सेब कितना है? 5, तो 5 सेब और 9 संतरे, इन दोनों की कुल मिला के कीमत कितनी दे रखी है? 57। तो इसकी जगह हमने 57 कर दिया, यानी कि 5 सेब 9 संतरे, 5 सेब और 9 संतरे की कीमत कितनी है? कुल कीमत 57 रुपये। इसी प्रकार नीचे रख लेंगे ये वाला, 9 सेब 5 संतरों का मूल्य 69 है, तो 9 सेब 5 संतरों का मूल्य कितना है? 69 रुपये। कुल कीमत इनकी कितनी है? 69 रुपये। ठीक, इस तरीके से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम अगर सेब की कीमत निकालते हैं, तो देखिए एक सेब की कीमत बराबर हमसे पूछा 3 सेब और 2 संतरों की कीमत पूछी है, तो सबसे पहले एक सेब और एक संतरे की कीमत निकाल लेंगे। तो एक सेब की कीमत कैसे निकालेंगे कि 5 की गुणा, ये जो पहली वाली संख्या 5 सेब दे रखा है और कुल कीमत इनकी 70, तो 5 की गुणा जो है
ये 57 से करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 57 से। तो 5 गुणे 57। और चूंकि हम एक सेब की कीमत निकाल रहे हैं तो सेब की कुल कीमत से गुणा माइनस इस सेब की इस कुल कीमत से गुणा माइनस इस सेब की इस कुल कीमत से गुणा, यानी कि 9 गुणा 69। फिर बटे, अब बटे में क्या आएगा? इसकी गुणा, यानी कि 5 और 5 की गुणा कितनी हो जाएगी? 5 का स्क्वायर माइनस फिर इसकी गुणा 9 की गुणा क्या हो जाएगी? 9 का स्क्वायर। बस इतना करना है, ठीक। अब देखिए कितना आ जाएगा? 5 सत्ते 35 की 5, 5 25 और 3 28 माइनस 9 ने 81 की 1, 9 6 54 और 8 62 बटे कितना? 5 25 माइनस 9 ने 81। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 285 में से अब 621 में से घटाएंगे तो माइनस के ज़्यादा माइनस के आएंगे। माइनस के 11 में से 5 गए 6 और यहाँ के 11 में से 8 गए 3, यहाँ कितना बचे? 5, 5 में से 2 गया 3, माइनस के 336 बटे 25। यहाँ 81 में से 25 घटा देंगे, 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, माइनस के 56। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसे काट देंगे, कितने? 7 चौक 28, 7 पना 28, 2 30 56 हो गए, 7 8 56। ये 7 से 48 से कट गया, 7 8 56, 8 एकम 8, 8 6 48, यानी कि हम बराबर कितना आ गया? 6। यानी कि एक सेब की कीमत आ गई, एक सेब की कीमत बराबर 6 रुपये आ गई। ठीक, अब इसमें अगर हम 6 से गुणा कर दें, 6 से, जब एक सेब की कीमत कितनी है? 6 रुपये है, तो 5 सेब की कीमत कितनी हो जाएगी? 30 रुपये। 5 सेब की कीमत कितनी हो जाएगी? 30 रुपये हो जाएगी। और टोटल 5 सेब और 9 संतरों की टोटल कीमत कितनी दे रखी है? 57 दे रखी है। तो ये अगर 57 में से 30 घटा दें और 9 से डिवाइड कर दें तो एक संतरे की कीमत आ जाएगी। इसलिए एक संतरे की कीमत निकाल लेंगे। एक संतरे की कीमत बराबर कैसे? एक सेब की कीमत 6 रुपये से 5 में गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 हो गया। इन 5 सेब 9 संतरे की कीमत टोटल 57 है, तो 57 में से 6 सेब की कीमत घटा देंगे, यानी कि 57 माइनस 6 पंजे 30 बटे और डिवाइड कर देंगे 9 से, क्योंकि ये जो कीमत आएगी 9 संतरों की आएगी, हमें एक की निकालनी है तो 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो एक संतरे की कीमत कितनी आ जाएगी? 57 में से 30 घटा दो तो 27 बटे 9, 9 तिया 27 बराबर 3 रुपये। यानी कि एक संतरे की कीमत 3 रुपये आ गई और एक सेब की कीमत 6 रुपये आ गई। अब हम क्या करेंगे कि 3 सेब और 2 संतरों की कीमत निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, थोड़ा सा मिटा देता हूँ उसको। 5 का स्क्वायर माइनस, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ इसको, 5 का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर यहाँ पर निकाल के दिखाऊंगा। तो कितना है कि 3 सेब 2 संतरों का मूल्य, तो 3 सेब प्लस 2 संतरे बराबर 3 गुणा एक सेब की कीमत कितनी है? 6 रुपये, तो 3 सेब की कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 6 प्लस 2 संतरे, 2 गुणा एक संतरे की कीमत कितनी है? एक संतरे की कीमत आ गई थी 3 रुपये, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 3, तो बराबर 3 6 18 हो गया और प्लस 2 तिया 6, 18 6 24 रुपये। यानी कि 3 से 2 संतरों की कीमत कितनी आ जाएगी? 24 रुपये आ जाएगी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो जब भी इस तरीके का सवाल आएगा इसको समीकरण ना बना के सीधे इस तरीके से हम लिख के शॉर्ट में आराम से कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं 11वें सवाल पर। तो पहले दोस्तों अब देखते हैं 11वां और 12वां सवाल। ठीक है, 11वां और 12वां सवाल क्या है कि देखिए दोनों सवाल, ये 11वां और 12वां मैंने इकट्ठे इसलिए लिखे हैं कि दोनों सवाल जो है एक तरीके से एक ही फार्मूले से कनेक्टेड हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है कि देखिए
इसमें क्या पूछा है कि 12 घड़ियों को बेचने पर, जब 12 घड़ियों को बेचा जाता है तो 12 घड़ियों को बेचा जाता है तो 2 घड़ियों के बराबर, 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी जब 12 घड़ियों को बेचा जाता है तब 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत पूछा है। ठीक, अब नीचे 12वें सवाल में देखिए, 34 पुस्तकों को बेचने पर, यानी कि जब 34 पुस्तकें बेची जाती है तो 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी कि यहाँ भी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लेकिन यहाँ कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ लाभ प्रतिशत पूछा है, यहाँ हानि प्रतिशत पूछी है। फार्मूला एक है, एक ही जैसा फार्मूला, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। लाभ में क्या करेंगे और हानि में क्या करेंगे, बस ये समझ लेंगे। ठीक, देखिए फार्मूला क्या है कि लाभ प्रतिशत अगर निकालना है, लाभ प्रतिशत, तब हम क्या करते हैं कि जितनी घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ कितने के बराबर होता है, 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 2 ऊपर रखेंगे बटे टोटल घड़ियां कितनी है 12। ठीक है, टोटल घड़ियां कितनी है 12, और अगर लाभ होता है तो 12 में से ये 2 घड़ियां हम घटा देंगे। अगर लाभ होता है तो कितने विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, कितनी घड़ियों के, 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो जितनी चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा उन चीजों को ऊपर रखेंगे बटे टोटल चीज में से उतनी चीज घटा देंगे, 12 में से 2 घटा देंगे। कब, जब लाभ होगा, लाभ की कंडीशन में, और फिर गुणा 100। ठीक, तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 बटे 12 में से 2 गए 10 गुणा 100, 10 धाम 100, 2 धाम, यानी कि 20% लाभ होगा। ये तो रही लाभ की कंडीशन। अब हानि में क्या करेंगे, जब 34 पुस्तकों को बेचने पर 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत जब निकालेंगे, तब क्या करेंगे, तब भी वही काम करना है कि यहाँ पर जितने विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, कितने के, 6 पुस्तकों के, तो 6 ऊपर रखेंगे। लेकिन यहाँ जब हानि निकालेंगे तो हम इस जो टोटल संख्या होगी पुस्तकों की, वस्तुओं की जो टोटल संख्या होगी, उसमें विक्रय मूल्य के बराबर वाली संख्या को जोड़ देंगे। यहाँ पर घटाया था और लाभ प्रतिशत निकालते समय घटाएंगे और हानि प्रतिशत निकालते समय जोड़ देंगे, फिर गुणा 100, बाकी पूरा फार्मूला वही रहेगा। ठीक, तो यहाँ कितना हो गया 6 बटे 34 और 6 40 गुणा 100, तो 0 से 0 काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 पंजे 15% की हानि होगी। ठीक, यहाँ 20% का लाभ आंसर आ गया, यहाँ 15% की हानि। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन हमारा, यहाँ भी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 13वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं 13वां सवाल। 13वां सवाल क्या है कि किसी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करें। कितने प्रतिशत, यानी कोई वस्तु हम लेके आए बाजार से, जिस मूल्य पर हम वस्तु लाए वो मूल्य क्रय मूल्य कहलाएगा। तो उस क्रय मूल्य में हम कितने प्रतिशत की वृद्धि करके और उस पर चिट लगा दें, अंकित कर दें मूल्य कि, ताकि अगर हम 20% की भी ग्राहक को छूट दें तब भी हमें कम से कम, इतनी छूट देने पर भी कम से कम हमें 30% का लाभ मिल जाए। यानी कि कितनी कीमत क्रय मूल्य से बढ़ाकर उस वस्तु पर अंकित कर दें, उस पर चिट लगा दें उस कीमत की। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे इसको कि एक वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत, यानी कि क्रय मूल्य में वृद्धि तो कर रहे हैं, क्रय मूल्य में वृद्धि तो कर रहे हैं, और जो वृद्धि करके फिर उसे उतने मूल्य की उस वस्तु पर अंकित कर रहे हैं, यानी कि चिट लगा रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, यानी कि क्रय मूल्य में प्रतिशत वृद्धि करके तभी तो उसे अंकित करेंगे, चिट लगाएंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कैसे निकलेगी, इसका शॉर्ट फार्मूला है क्या कि लाभ प्लस छूट गुणा 100 बटे 100 माइनस छूट। इस फार्मूले से हम क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करके अंकित मूल्य
चिपकाना है वस्तु पर वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो क्रय मूल्य प्रतिशत वृद्धि बराबर लाभ। अब लाभ कितना दे रखा है, कितना लाभ प्राप्त करना हमें 30% का, तो लाभ की जगह हमने 30 रखा और छूट कितनी छूट देकर 20% की, तो 20 और गुणा 100 बटे 100 माइनस छूट, तो 100 माइनस छूट 20% है 20, तो 30 और 20 जुड़ के कितना होगा यहाँ 50 गुणे 100, 50 गुणे 100 बटे 100 में से 20 गया 80, 0 से 0 कट गया, कितना बचा हमारे पास 4 दूनी 8, 4 25 100, 25 पंजे 125 बटे 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि आ गया हमारा 62.5% वृद्धि। यानी कि क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी, हमें 62.5% की वृद्धि करनी पड़ेगी। जब हम 62.5% की क्रय मूल्य में वृद्धि करेंगे तब हम उस क्रय मूल्य पर वृद्धि करके और उस वस्तु पर अंकित करेंगे वो मूल्य, तब अगर हम 20% की भी छूट देंगे तो हमें 30% का लाभ होगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 14 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 14 और इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक, 14वां सवाल क्या है कि रवि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% लाभ लेता है। रवि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर कितना लाभ ले रहा है 25% लाभ लेता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है। ठीक, तो जब विक्रय मूल्य पर 25% लाभ ले रहा है तो हम विक्रय मूल्य उस वस्तु का मान लेंगे। इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से करेंगे अपनी तरफ से मान के। ठीक, देखिए मान लेते हैं कि मानव विक्रय मूल्य जो है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक, तो लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य पर 25% लाभ है तो लाभ कितना हो जाएगा, अगर विक्रय मूल्य 100 रुपये है तो लाभ कितना होगा 100 का 25% यानी कि 25 रुपये। ठीक, जब विक्रय मूल्य पता चल गया, लाभ पता चल गया, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। इसलिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि 100 माइनस 25 बराबर 75 रुपये आ गया क्रय मूल्य। ठीक, जब क्रय मूल्य 75 रुपये आ गया तो हम अब लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर कितना होगा, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना आया, लाभ हमें 25 रुपये है तो लाभ की जगह 25 रखेंगे गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना आ गया 75 रुपये, यहाँ 75 रख देंगे। 25 कम 25, 25 दिया 75, 100 बटे 3, 100 बटे 3% यानी कि कितना 33 सही 1/3% लाभ होगा। यही आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो प्यारे दोस्तों आज मैंने जो है 14 सवाल कराए हैं प्रैक्टिस सेट में, लाभ और हानि के प्रैक्टिस सेट में 14 इंपॉर्टेंट सवाल कराए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको जो परीक्षा देने जाना है तो परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए लाभ हानि का जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चैप्टर के जो पार्ट हैं वो ज़रूर तैयार करके जाइए। मैंने लाभ हानि के यानी कि प्रॉफिट लॉस के जो चैप्टर के जो लिंक हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। उन लिंकों पर जाकर क्लिक करके लाभ हानि का जो अति महत्वपूर्ण सवालों का जो वीडियो है वो जो मैंने कवर करा रखा है कोर्स के रूप में, उसको भी देख लेंगे और कंप्लीट लाभ हानि को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।